हाय एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग हमारा चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 2 ऑफ आवर साइंस 1 एंड क्लास 10। सो एज यू नो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने कुछ पार्ट इसका हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया था। कौन सा पार्ट हमने कवर किया था? इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने थोड़ा सा रिकॉल किया था, कुछ चीज़ें। उसके बाद हमने ये देखा था कि भाई एलिमेंट्स को हमको क्लासिफाई क्यों करना है, क्लासिफिकेशन, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ये चीज़ें हमने देखी थी, उसके बारे में बात की थी। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने देखी थी डोबेरेनस ट्राइड्स। उसके बाद हमने बात की थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में। उसके बाद ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव की टेबल है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो यार, मेरा तो जो टेक्निक है ना पढ़ाने का, सिंपल है कि भाई थोड़ा सा मजाक मस्ती चलता है, थोड़ा फ्रैंक होके चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इन्जॉय करके, स्टडी को इतना सीरियसली मत लो, इतना ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं लेना है अपने को, इन्जॉय करना है, समझना है। अब देखो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये जो भी चैप्टर है ना हमारा, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, उसको इन्फॉर्मेशन को अपने को सिर्फ क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम किसी यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसका मतलब क्या है या ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है हमको, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ था। ये फैक्ट है एक तरीके से। फैक्ट्स को हम कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम जस्टिफाई नहीं करते। फैक्ट्स को हमेशा एज इट इज़ याद रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा समझेंगे भी कि भाई उन्होंने किया क्या एग्जैक्टली, लेकिन उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ये किसने दिया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो जिस साइंटिस्ट ने ये पीरियोडिक टेबल दिया था वो थे एक रशियन साइंटिस्ट, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट जिनका नाम था डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव नाम का एक साइंटिस्ट जिन्होंने ये पीरियोडिक टेबल दिया था, ये कंसेप्ट दिया था ड्यूरिंग द ईयर 1869 एंड 1872। देखो ये ईयर्स जो होते हैं ना, ये याद रखना है अपने को। ये कहाँ काम आते हैं? एक बार आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ना पेपर में, MCQ वाला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं बोर्ड में। तो इसको ये ईयर वगैरह थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग। तो इन्होंने क्या बोला, मेंडलीव ने बोला कि भाई एटॉमिक मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। मतलब क्या बोले फंडामेंटल, मतलब क्या बोलेंगे हम, बेसिक, मतलब जो बेसिक बुनियादी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी वो हम बोलते हैं उसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एकदम बेसिक से बेसिक प्रॉपर्टीज़ को जो एक्सप्लेन करेगी उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने एटॉमिक मास को एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसिडर किया। किसने? मेंडलीव ने, डिमित्री मेंडलीव ने हमको ये बात बताई। और इन्होंने इस प्रॉपर्टी को कंसिडर करते हुए क्या किया, 63 एलिमेंट जो उस टाइम पर, कब, इस टाइम पीरियड के दौरान जो डिस्कवर हुए थे 63 एलिमेंट्स, उतने ही हुए थे। अभी आज हमको 118 एलिमेंट्स पता है, लेकिन डिमित्री के टाइम पर क्या थे, सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे। उनको क्या किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो अरेंज कर दिया एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग। मतलब जो सबसे लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है उसको सबसे पहले रख दिया, फिर जिसका फिर धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते गए, वो अरेंज करते गए एटॉमिक मासेस को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैसे अरेंज किया है। अच्छा, एक और चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इन्होंने क्या किया है, फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। डेटा तो मिल गया कि भाई ये इतने सारे 63 एलिमेंट्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका अलग अलग एटॉमिक मासेस अरेंज। जैसे पहला वाला आया भाई, फर्स्ट एक एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास जिसका 1 है वो पहले आएगा। फिर उसके बाद 2 वाला कोई एलिमेंट है क्या हमारे पास, देखो भाई ढूंढो, है क्या? नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी 2 एटॉमिक मास वाला कोई एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुआ था। 3 भी नहीं था, 4 भी नहीं था, 5 भी नहीं था, 6 भी नहीं था, फिर डायरेक्ट कौन था, 7 था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज करते गए एलिमेंट्स को। इस तरह से 63 एलिमेंट्स उन्होंने एक लाइन में लगा दिया। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे क्या किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? कोई पीरियोडिसिटी, कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या इसमें? जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है ना। जैसे कोई अगर हम बात कर रहे हैं 5, 10, 15, 20, नेक्स्ट नंबर बताओ कौन सा रहेगा, 25। यहाँ पर क्या पैटर्न है, 5 का डिफरेंस है, 5 की टेबल चल रही है, तो हम अगला प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको एक पैटर्न बनाना है एलिमेंट्स के अंदर, तो वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी इन्होंने। तो क्या किया इन्होंने, बहुत सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद इन्होंने एक पैटर्न को ऑब्जर्व किया और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टेबल को डिज़ाइन किया। तो टेबल कैसे डिज़ाइन की, देखो ये है इनकी टेबल। इन्होंने टेबल को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए हैं।
देखो अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो इन्होंने 8 ग्रुप्स बनाए हैं यहाँ पर, और हर एक की एक पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है डाउन अ ग्रुप। जब हम ऊपर से नीचे एक ग्रुप में आएंगे, इन्होंने पीरियड्स की बात नहीं की थी, इन्होंने एक ग्रुप की बात की थी। हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पीरियड्स भी स्टडी करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है ना, उसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। लेकिन सिर्फ मेंडलीव पीरियडिक टेबल में इन्होंने क्या बताया, सिर्फ ग्रुप्स के बारे में बताया कि भाई ये 8 ग्रुप्स है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने, तो कौन सी पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर इन्होंने ये टेबल को डिज़ाइन किया। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी वो, तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में बात की। ठीक है, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी, ये 4 प्रॉपर्टीज़, ये 5 प्रॉपर्टीज़ को लेके इन्होंने अपना टेबल को डिज़ाइन किया। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, अपना पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने क्या बताया था, पीरियोडिक वर्ड, पीरियोडिक, हम लोग पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक स्टडी कर रहे हैं शुरू से, तो इसका पीरियोडिक का मतलब हमको पता होना चाहिए। पीरियोडिक मतलब रिपीटिटिव, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर सेक्शन के बाद चीज़ें रिपीट होती है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक, विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि अपने लॉ में क्या बताया कि प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस होती है। मतलब एटॉमिक मासेस के पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती है, पीरियोडिसिटी शो करती है, कुछ पैटर्न शो करती है। तो ये हो गया इसका लॉ। इसको स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद रखना होता है, इसमें कोई आप तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख नहीं सकते, ये स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखना होता है एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दिस इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। अभी यहाँ पर ये टेबल का डिज़ाइन है, इसके डिटेल में हम थोड़ा बाद में जाते हैं, पहले हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स, ये देखो ये वाइट बोर्ड बनाया मैंने अभी आज। ठीक है, तो हाइड्राइड्स वो होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करता है। कंपाउंड्स हमने देखा था, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो कंपाउंड मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स या एटम्स कंबाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से हमको लार्जर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स मिलते हैं। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स कंबाइन होकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो अगर वो कोई एलिमेंट है, सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है, सपोज एल्यूमिनियम है Al, तो मुझे क्या करना है इसको, अगर ये किसके साथ, कौन से दो एटम है हमारे पास, एक है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। क्योंकि हम हाइड्राइड और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्राइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है एलिमेंट, और ऑक्साइड वो होता है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। तो मुझे देखना है कि ये हाइड्राइड बनाएगा कि ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये बनाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। लेकिन क्या ALO इस फॉर्म का ऑक्साइड बनाएगा, मतलब एक एल्यूमिनियम का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, तो क्या वैलेंसी दोनों की सेटिस्फाई हो जाएगी, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा वेरी करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बनता है Al2O3, मतलब 2 चाहिए आपको एल्यूमिनियम के एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम, अगर मिला के आप ऑक्साइड बनाओगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड परफेक्टली बन जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड इसको हटा देते हूँ, ये हो गया अपना कार्बन। कार्बन हाइड्राइड भी बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। तो हाइड्राइड किस फॉर्म का बनाएगा, ये CH4, ये CH4 मतलब मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन, लिख नहीं पाऊंगा इसमें, मीथेन है। ठीक है, ये CH4, तो ये हो गया कार्बन का हाइड्राइड, इसका नाम है मीथेन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑक्साइड की, तो कार्बन ऑक्साइड कैसा बनाएगा, कार्बन 2 तरीके के ऑक्साइड बनाता है, एक CO बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा बनाता है ये CO2, मतलब इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसलिए ये CO2, तो ये इस तरीके से बनाता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स की अपनी अपनी टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्राइड बनाएगा। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनाता है, हाइड्राइड भी बनाता है। हाइड्राइड कैसा बनाएगा, ये NH3 अमोनिया, हाइड्राइड बन गया। NO2 एक तरीके का ऑक्साइड बन गया ये। तो इसको, इस नाइट्रोजन ने हाइड्राइड भी बनाया और ऑक्साइड भी बनाया, तो ये अलग तरीके का एलिमेंट हो गया। तो ये हाइड्राइड ऑक्साइड को इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से एक
प्रॉपर्टी के जैसा ट्रीट किया, एक केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी के जैसा इसने इनको ट्रीट किया, केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे हम। तो ठीक है, इसको स्टडी करते हुए इन्होंने अपने 8 कॉलम्स डिज़ाइन किए। इन्होंने किसने भाई? मेंडलीव ने, भूलना नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किधर है? तुमको दिखाओ क्या मैं? मेंडलीव कौन है? ये देखो, ये इधर मेंडलीव है, यही है वो, देखो इसको, दिमित्री मेंडलीव। अरे कहाँ गए भाई साहब? हाँ, ये दिमित्री मेंडलीव देखो, ये इन्होंने ये इनका बर्थ ईयर और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया अपनी ज़िंदगी में। आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो, मैं बोर हो जाता है ये सब चीज़ें पढ़ के। ठीक है, पढ़ सकते हो इसको। चलो अपन अभी आते हैं टेबल के ऊपर। ये है टेबल, इसको अभी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। इसको हम देखेंगे कि भाई ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स कैसे क्या बन रहे हैं। तो इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो पहला इन्होंने हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट था, अभी देखो ये एक तरीके से पजल है। हाँ, पजल सॉल्व करनी है, पजल के टुकड़े पड़े हुए हमारे पास, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब उनको क्या करना है? पर्टिकुलर जगह पर प्लेस करना है, सो दैट हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ। तो टेबल तो बन गई कि भाई ये तरह के ऑक्साइड होते हैं, ये तरह के हाइड्राइड होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइड्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये स्टार्टिंग के जो ग्रुप 1 है, ये सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, वो भी इसी टाइप का, R2O टाइप का। जो दूसरे वाले ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये RO टाइप का। अब यहाँ पर ये कैपिटल R जो है ना, ये क्या है आपका? उस ग्रुप का कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप में जो प्रेजेंट है ना, वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी ऑक्सीजन तो वहाँ पर है ही, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये पहले ग्रुप वाले ऑक्साइड बनाते हैं सिर्फ, दूसरे ग्रुप वाले भी सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं, तीसरे ग्रुप वाले ऑक्साइड बनाते हैं सिर्फ, फोर्थ ग्रुप वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप का हाइड्राइड और अपना ऑक्साइड बनाएंगे सिर्फ। ये फिफ्थ ग्रुप वाले भी हाइड्राइड ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, ये वाले भी, सिक्स्थ वाले भी हाइड्राइड ऑक्साइड दोनों बनाएंगे, सेवन्थ वाले भी हाइड्राइड ऑक्साइड दोनों बनाएंगे, और एट्थ वाले सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे। तो इस बेसिस पर इन्होंने क्या किया? अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेसिस पर इन्होंने 8 ग्रुप को डिवाइड कर दिया, 8 ग्रुप इन्होंने बना दिया। अब क्या हुआ? कैसे एलिमेंट्स को फिलअप करते गए? तो भाई पहला एलिमेंट हमारे पास उस टाइम पर अवेलेबल था हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास था 1। और उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि भाई ये हाइड्रोजन कौन से कंपाउंड्स में पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है आपका H2O, वाटर में। तो ये हाइड्रोजन है हमारा, ये मतलब मेन एलिमेंट हमारा R की जगह पर, उसको क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। कौन सा टाइप का? वो भी R2O टाइप का। तो R2O कौन सा कॉलम है? अपना पहला वाला कॉलम है। तो इसको कहाँ प्लेस करोगे? फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट आ गया ये। उसके बाद वो ढूंढा कि भाई हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है क्या, या कोई ऐसा एटम है क्या, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसका एटॉमिक मास 2 होगा। अब इन्होंने क्या कंसिडर किया है कि हमको होल नंबर वाले ही चाहिए, कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नहीं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.05 ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अपने को होल नंबर वाले एटॉमिक मास चाहिए। अगर कोई डेसिमल में आता है तो उसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसिडर किया है। ठीक है, तो ये अपने को इसका ड्रॉबैक देखने को मिलेगा बाद में। 2 एटॉमिक मास वाला कोई नहीं मिला इनको, 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, इस तक 6 तक तो मिला ही नहीं। फिर जो 7th वाला मिला ना, लिथियम, 7 एटॉमिक मास वाला। अब इसका एटॉमिक मास 7 है। इसकी प्रॉपर्टीज़ बोला कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करते हैं कैसी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कैसी है। तो बोला ये हाइड्रोजन के जैसा ही है लगभग भाई, और ऑक्साइड ही बनाता है, सिर्फ हाइड्राइड नहीं बनाता है। ऑक्साइड भी कौन सा टाइप का बनाता है? ये Li2O, मतलब R2O टाइप का, मतलब जो ग्रुप 1 हमारा है उसके जैसा ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड हमटे को बना के दिखाएगा। तो इसको कहाँ प्लेस करेंगे फिर हम? ग्रुप 1 में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी है, ग्रुप 1 के जैसी है। फिर ढूंढा कि भाई नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा मिलता है अपने को, तो इनको मिला भाई बेरिलियम। लेकिन बेरिलियम को वो माना जाता था कि भाई 14.09 करके इसका कुछ तो भी एटॉमिक मास है। लेकिन फिर जब मेंडलीव ने फिर से स्टडी की बहुत सारी, हर एक एलिमेंट को खुद से कंफर्म किया कि एक्चुअली में इसका एटॉमिक मास वही है जो लोग बोल रहे हैं, कि ऐसे ही लोग बस बोल रहे हैं। तो इन्होंने फिर पाया कि भाई ये बेरिलियम जो है वो 9.4 इसका एटॉमिक मास होता है। आप बोलेंगे कि डेसिमल में ये तो इसके लिए इन्होंने कुछ एक एक्सेप्शनल केस रखा है कि यहाँ पर हम एग्जैक्ट वेट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था। और इसने प्रॉपर्टी शो करी थी ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 2 में उसको रख दिया। इस तरीके से हम लोग क्या करते गए? अरेंज करते गए। फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। और मेंडलीव थोड़ा प्रिडिक्टिव काइंड ऑफ इंसान था, जिसने क्या किया, पहले से ही प्रिडिक्ट करके रखा था कि कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में ज़रूर डिस्कवर होंगे, जिसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? खाली जगह छोड़ दी। ये 44 नंबर पे खाली जगह, ये 68 नंबर पे खाली जगह,
72 पे खाली जगह छोड़ दी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई फ्यूचर में कभी ना कभी तो यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर जरूर होगा जिसका प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने प्रिडिक्ट करके बता दी थी कि भाई ऐसी ऐसी ये प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पर 44 वाले को इन्होंने क्या नाम दिया था, इनको बोला था कि भाई ये एका एल्यूमिनियम है, EKA इका एल्यूमिनियम। फिर ये 68 वाले को नाम दिया था मेंडलीव ने इका बोरॉन। उसके बाद ये 72 वाले को नाम दिया गया था इका सिलिकॉन। तो इसमें इन्होंने दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करके बताया था कि ये लगभग ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को यहाँ पर इन पोजीशंस पर मिलेंगे इन फ्यूचर। तो ये प्रिडिक्टिव, ये अच्छा था इनका, एक ये फ़ायदा हुआ इसका। दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्या कर दी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोबाल्ट, यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स को देखो एक ही ग्रुप में डाल दिया है, एक ही जगह पर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक मासेस देखो डिफरेंट है। ऐसा क्यों किया है, ये ड्रॉबैक है, एक ही इसमें क्यों बिठाया है, इसको अलग अलग में आना चाहिए था। दूसरी बात, अगर यहाँ केयरफुली आप ऑब्जर्व करोगे, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये कोबाल्ट 59, निकेल भी 59, दोनों का एटॉमिक मास, अगर होल नंबर एटॉमिक मास की अगर आप बात करोगे तो सेम है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेके अगर 59 तो क्या दोनों की प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली सेम है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ अलग हो और एटॉमिक मास एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक तरीके से ड्रॉबैक हो गया किसका, मेंडलीव का। तो ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, क्या बनाया इन्होंने, क्या स्ट्रक्चर किया, क्या क्या चीज़ें की। और एक इसमें बात होती है कि भाई एक इन्होंने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क छोड़ दिए यहाँ पर देखो, क्योंकि इनको क्या एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता थी, बहुत सारी चीज़ें तो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी। एलिमेंट्स तो भी कुछ कुछ डिस्कवर हो गए थे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ उस टाइम पे लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि उसको स्टडी करना उस टाइम पे उतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिसकी मदद से हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पता कर सके। तो उन्होंने क्या किया, आइडिया लगाया कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये इसमें सीरियम में क्वेश्चन मार्क है। तो इन्होंने बोला था कि मे बी इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी भी प्रिडिक्टेड है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी हम इसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मे बी जो हो सकता है वो चेंज हो सकती है। लेकिन उस टाइम पर जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सही जगह पर बिठा दिया था, उसको सही जगह पर पजल फिट कर दी थी, तो उस टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से ये देखो, ये इरिबियम, इसका लेंथेनम, इसका प्रॉपर्टीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इन्होंने इस तरीके से स्मार्ट वर्क किया, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से फिर अभी इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ हटते हैं से, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, या जो कुछ वैकेंट प्लेसेस है, इन सम ऑफ दिस प्लेसेस द एटॉमिक मासेस आर सीन टू बी प्रिडिक्टेड, इन लिस्ट 3 ऑफ दिस प्रिडिक्टेड एटॉमिक मासेस अलॉन्ग विद देयर ग्रुप एंड पीरियड। मतलब क्या बोल रहा है कि जो वैकेंट प्लेसेस छोड़ी है ना इन्होंने, तो आज शायद वो एलिमेंट डिस्कवर हो गए, हाँ आपको डिस्कवर हो गए हैं, तो आपको ढूंढ के निकालना है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो उस जगह पर जाके डिस्कवर हुए हैं। ऐसे 3 एलिमेंट्स के एग्जांपल मैं बताऊंगा, 5 एलिमेंट्स के एग्जांपल आप वीडियो देखने के बाद सर्च करके मुझे बताओगे। अब ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स, नेम्स ऑफ, अभी इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया ना आपको, कुछ लोग एलिमेंट्स के नेम्स और प्रॉपर्टीज़ उनको पता नहीं थी एग्जैक्टली, तो इन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है यहाँ पर। तो अभी क्या उनकी पोजीशन वही है या चेंज हो चुकी है, ये भी आप लोगों को बोल रहा है सर्च करो करो करो, इसको ढूंढो कहाँ है, विच आर देयर सिम्बल्स, क्या हुआ उनका पता करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भी, सब मेहनत मैं ही करूँ क्या, ठीक है। अभी देखते हैं हम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हुए, जो गलतियां पहले के साइंटिस्ट मतलब डोबरेनर और न्यूलैंड ने की उसको ओवरकम करके इन्होंने क्या, इनका फ़ायदा क्या हुआ, मेरिट मतलब एडवांटेज, मतलब क्या हुआ इनका एडवांटेज, क्या फ़ायदा हुआ। तो पहला फ़ायदा हुआ कि इन्होंने बेरिलियम को अपनी सही जगह पर पहुँचाया। कैसे पहुँचाया अपनी सही जगह पर, पहले दूसरे साइंटिस्ट क्या बोलते थे कि इसका एटॉमिक मास तो 14.09 है, लेकिन मेंडलीव ने ध्यान से स्टडी किया तो क्या बोला, भाई नहीं इसका तो 9.4 है, उनको पता चला। तो इन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट मास पता करके उसको सही जगह पर प्लेस किया। तो एक चीज़ तो ये अच्छा भला इंसान है, अच्छा है बुरा नहीं है, इतना भी ये इंसान अच्छा काम किया है। उसके बाद बोला है वैकेंट प्लेसेस लेफ्ट बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर ऑक्यूपाइड लेटर ऑन। हाँ जैसे मैंने बोला था ना, जगह खाली छोड़ी, बहुत होशियार है ये, बहुत होशियार है ये। इसने क्या किया, जगह खाली छोड़ी, बाद में वहाँ पर कोई दूसरे एलिमेंट्स आ गए। तो कौन से आए, एग्जाम्पल स्कैंडियम,
गैलियम, जर्मेनियम, जो हमने जगह देखी ना 44, 68 और 72 एटॉमिक मासेस की जगह खाली छोड़ी थी, तो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हो गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम उन जगहों पर, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उन्होंने प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने, लगभग वैसी ही प्रॉपर्टीज़ निकली, लगभग वैसी की अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रिडिक्ट की थी। तो ये अच्छा फ़ायदा हुआ इनका, होशियार तो था, ऐसा बुरा नहीं है, इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है। तो जो इका बोरॉन और इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन और इका सिलिकॉन बोल रहे थे, वो उस टाइम पर उसकी जगह पर क्या आ गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। उसके बाद नोबल गैसेस जो थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। नोबल गैसेस मतलब क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही नहीं है, कंपाउंड फॉर्मेशन करते ही नहीं, अपनी दुनिया में रहते, राजा है ये, इनसे कोई नहीं पंगा लेता, इनसे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन छीना झपटी नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। तो ये गैसेस क्या होंगे, नोबल, इसलिए इनको नोबल बोला जाता है, ये राजा है नोबल, तो इनसे कोई नहीं रिएक्ट कर सकता, इनसे कोई नहीं पंगा ले सकता है, तो इसलिए इनको नोबल गैसेस, और गैसियस स्टेट में रहते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, तो इसलिए इनको गैसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, ये सारे इसके क्रिप्टॉन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो गैसेस थे नोबल गैसेस, ये बाद में डिस्कवर हुए थे, मेंडलीव के बनाने पीरियोडिक टेबल बना के फिर बाद में डिस्कवर हो गए। तो लोगों ने पूछा, साइंटिस्ट ने पूछा पूरी दुनिया भर के, मेंडलीव भाई साहब बताओ अब इनका क्या करें, आपने तो जगह छोड़ी नहीं है। तो मेंडलीव लेकिन नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, क्या बोला, ठीक है ना, कोई नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, एक अलग से ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर अलग से एक कॉलम देंगे हम स्पेशल, ये है वो होशियार आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक 9th ग्रुप क्रिएट कर लिया, बोला यहाँ पर रखो अभी आप आपकी नोबल गैसेस को, सेपरेट प्रॉपर्टीज एकदम स्पेशल। तो ये भी अब लोगों के सवालों का तो जवाब दे दिया इन्होंने, ठीक है भाई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अपना काम है सुधार लाना, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब आ गया, अब ये मेरिट्स में एक और चीज़ बताइए यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लगभग सेम थी, जैसे हमने बात की, ये इका एल्यूमिनियम था, उसकी जगह पे कौन आया गया, गैलियम आ गया। तो अभी उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट की थी, जैसे एटॉमिक मास उन्होंने प्रिडिक्ट किया था 68, तो ये था 69.7 एग्जैक्ट एटॉमिक मास था, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। उसके बाद डेंसिटी इन्होंने प्रिडिक्ट की थी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितनी निकली 5.94, अरे वाह, बहुत एकदम क्लोज वैल्यू है। मेल्टिंग पॉइंट बोला था बहुत कम रहेगा इसका, एग्जैक्ट नहीं बताया था, मेल्टिंग पॉइंट बोला कम रहेगा, 30.2 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, सही है। उसके बाद बोला भाई क्लोराइड बनाएगा, ये क्लोरीन के साथ इसका एक क्या करेगा, ये जो एलिमेंट जो भी रहेगा ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा इस टाइप का ECl3, तो बराबर है, ये GaCl3 बनाता है, 3 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, एक मिलके कंपाउंड बनाता है, तो ये भी सही बात निकली मेंडलीव भाई साहब की। उसके बाद बोले फॉर्मूला, ऑक्साइड बनाएगा, ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, E2O3, बराबर बोला, ये भी Ga2O3 नाम का ऑक्साइड बनता है, गैलियम ऑक्साइड इसका, तो ये भी सही बोला। उसके बाद बोले ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनेगा, एम्फोटेरिक मतलब इसको वाटर से नफरत है, वाटर के साथ, वाटर के पास नहीं जाता, ये एम्फोटेरिक है ये, तो ये सही बात निकली, एम्फोटेरिक ऑक्साइड निकला, ये भी बाद में फ्यूचर में वाटर के साथ ये कम, मतलब वाटर और इसका 36 का आंकड़ा, तो इसको बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। ये हो गए मेरिट, मतलब मेंडलीव की सब जो होशियारियाँ थी, चालाकियाँ थी, सब हो गई। अब देखिए कि भाई इसकी गलतियाँ क्या थी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है भाई साहब। तो अब बोले मैं डीमेरिट्स मतलब क्या, इसके डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स, क्या गलतियाँ की मेंडलीव ने, गलतियाँ तो की, क्या गलतियाँ की, तो पहला बताया भाई इन्होंने कोबाल्ट और निकेल, जैसे मैंने बताया ना आपको, कोबाल्ट और निकेल को तो एक ही प्लेस पे रख दिया, बोला इनका 59 है एटॉमिक मास, एक्चुअल में तो नहीं है ऐसा। इन्होंने क्या किया था, एक्चुअली चालाकी गिरी, लोगों से नज़र बचा के क्या कर दिया था इन्होंने, 59 एक जगह पे रख दिया, बोला इनका एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एक्चुअली में सेम नहीं है, वो डेसिमल का फ़र्क है उसमें थोड़ा सा, तो 58.998 ऐसा कुछ तो भी है एक एलिमेंट का मास, और दूसरे का है 59.6 से 59.12 ऐसा कुछ तो भी एक ऐसा एग्जैक्ट एटॉमिक मास है। तो इनको अलग अलग पोजीशन पर आना चाहिए था एक्चुअली में, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि इसकी डिफरेंट है तो इन्होंने एक जगह पर रख दिया, तो ये ड्रॉबैक है मेंडलीव का, तो ये नहीं कर सकते आप, इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप कि इसको कहाँ प्लेस करोगे आप। उसके बाद आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स की अगर बात करें हम, रुको भाई, आइसोटोप तुमको एक्सप्लेन करता पहले मैं, तुम्हारा बेसिक बहुत वीक है, मैं बराबर क्लियर करता ना, मैं रुको ना, ठीक है। चलो आइसोटोप के बारे में हम बात करते हैं अभी पहले।
आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डेफिनेशन बताता हूँ मैं। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास नंबर अलग अलग रहता है, एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। जैसे हम कार्बन के दो आइसोटोप की बात करते हैं, एक कार्बन 12 होता है C12 और दूसरा होता है कार्बन 14। अब ये डिफरेंस कहाँ होता है? एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स, चलो ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं, वो नंबर काउंट कर लो तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक मास मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आइसोटोप के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों एटम्स में सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, तो इसलिए एटॉमिक मास क्या हो जाता है, दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स है 6 प्लस प्रोटॉन्स भी है 6, तो टोटल हो गया 12। अब इस वाले केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स तो उतने ही, प्रोटॉन्स तो उतने ही है 6, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं अभी 8, तो एटॉमिक मास कितना हो जाता है इसका 14। तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये हो गए C12 और C14 दोनों हो गए आइसोटोप। इसके अगर और एग्जाम्पल की हम बात करें, रुको मैं एग्जाम्पल बताता, इसको क्लियर करता, रुको हटो, हट 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 हट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल बताता हूँ, Cl क्लोरीन 17 है एक, इसका एग्जाम्पल 17 नहीं, रुको हटो, 35 क्लोरीन 35 है और दूसरा आता है इसका क्लोरीन 37। इनका दोनों का एटॉमिक मास नंबर है 17 लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, एक का 35.5 है, दूसरा है 37, तो एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। उसके अलावा नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो ऐसे आइसोटोप के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है। तो ये बेसिक क्लियर हो गया भाई आइसोटोप मतलब क्या होता है। चलो वापस चलते उधर आगे, कहाँ पर थे अपन, डीमेरिट्स, हाँ बुराइयाँ कर रहे थे मेंडलीव की, हाँ डीमेरिट। तो आइसोटोप क्या हुआ, ये आइसोटोप वाला कंसेप्ट तो बाद में डिस्कवर हुआ, मेंडलीव ने बता दिया भाई अपना पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद में डिस्कवर हुआ। तो अब एक ही तरीके के एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी, आइसोटोप की तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, एटॉमिक मास का फर्क है। तो आप क्या उनको बहुत सारे इतने हज़ार 10 आइसोटोप एक एक एलिमेंट के एक ही जगह पर रखेंगे क्या, इतने सारे एलिमेंट बनाते बैठेंगे एक ही बॉक्स में, तो फिर तो पूरा पीरियोडिक टेबल की ऐसी तैसी हो जाएंगी, आपकी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आइसोटोप की पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बोले नहीं भैया मुझे इसका जवाब नहीं पता, कौन, मेंडलीव, ये वो ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला क्या बोले है, तीसरा एलिमेंट, तीसरी इसका ड्रॉबैक क्या है, डीमेरिट क्या है, कि इसका जो एटॉमिक मास है इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर फैक्टर से इंक्रीज होना चाहिए ना। रुको बताता हूँ मैं, चलो पीछे, किधर गया, चलो पीछे, चलो चलो चलो, ठीक है ये आ गए यहाँ पे अपन। तो यहाँ पर अगर एटॉमिक मासेस का अगर ऑर्डर देखोगे तो पहला वाला एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 1, फिर है लिथियम 7, डिफरेंस कितना है 6 का। उसके बाद बेरिलियम, डिफरेंस करो 9.4 माइनस 7 कितना आता है 2.4 का डिफरेंस। फिर डिफरेंस करो बोरॉन और इसके बीच में कितना आ रहा है 2.6 का डिफरेंस आ रहा है, बोरॉन और बेरिलियम। फिर डिफरेंस करो कार्बन का माइनस बोरॉन का 12 माइनस 11 5 का, मतलब कभी 6 आ रहा है, कभी 2.4, कभी 2.6, कभी 5, ये क्या है, ऐसा थोड़ी रहता, कभी 1 आ रहा है, कुछ ऐसा डिफरेंस कॉमन नहीं होना, कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट एक डिफरेंस आना चाहिए, प्रॉपर पैटर्न होना, जैसे 5 की टेबल में कैसा प्रॉपर पैटर्न है ना, पहले 5 आता, फिर 10 आता, फिर 15 आता, फिर 20 आता, फिर 25 आता, इस तरीके से एक पैटर्न है ना यहाँ पर। तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है एटॉमिक मास के केस में, तो ये भी बोला मेंडलीव भाई साहब उंगली दिखाइए, ये बात तो आपकी गलत है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका डीमेरिट। उसके बाद बोला ठीक है ये 3 बातें हो गई, एक और बात इनकी गलत हो गई। तो क्या गलत हो गई, अरे कहाँ गया, अरे भाई चलना, हाँ तो और बोला भाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये लोग, कौन, मेंडलीव, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो लोगों ने बोला ये टेबल देखो यहाँ पर, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो है ना हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम, इनके साथ भी क्या करता है ये कंपाउंड फॉर्म करता है। और हमारे जो कुछ एलिमेंट्स है जो हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जैसे हेलोजन बोलते हैं हम जिसको, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, इनके जैसी प्रॉपर्टी भी ये शो करता है। तो 2 अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये कार्बन, तो दोनों ग्रुप में रखेंगे क्या, एक ही बेचारा कार्बन अकेला, तो दोनों ग्रुप में कैसे रखेंगे, नहीं हो सकता, तो ये एक्सप्लेन नहीं किया।
तो जैसे ये कार्बन जो अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी कौन सी दिखाता है, कंपाउंड्स बनाता है, ये HCl क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा। वाटर के साथ वाटर बनता है, H2O बनता है, H2S गैस बनती है। तो ये क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी है, ये अल्कली मेटल्स की जैसी है। सोडियम जो अल्कली मेटल है ये ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है, और हाइड्रोजन इसके जैसी प्रॉपर्टी दिख रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको सोडियम के साथ रखना चाहिए अपने को। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो ये क्या करता है, H2 देखो हाइड्रोजन क्या करता है, डायमोलिकुलर, अगर मॉलिकुलर फार्मूला बताया तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन H2 स्टेट, डायमोलिकुलर स्टेट, 2 हाइड्रोजन मिलकर अपना एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। वैसे ही ऐसी प्रॉपर्टी तो क्लोरीन भी दिखाता है, लेकिन क्लोरीन और सोडियम की प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो क्लोरीन है ये NaCl बनाता है सोडियम के साथ मिलके। हाइड्रोजन भी NaH, हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है सोडियम के साथ। तो ये मतलब एक कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है, हैलोजन की जैसी भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कौन, हाइड्रोजन, हैलोजन की जैसी भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अल्कली मेटल की जैसी भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो इसको भैया रखें कहाँ, कौन से ग्रुप में रखें, दो अलग अलग, 2 नाव पे बैठेगा क्या एक साथ। तो हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में मेंडलीव भाई साहब के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये भी हो गया इसका डीमेरिट। लेकिन एक अफसोस की बात ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी हम डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पर इसको हम प्लेस करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो दैट्स इट, थैंक यू।